उसे घर पर रहे तकरीबन 4 से 6 महीने हो चुके थे तो घर पर उसकी बात का लोहा चलने लगा था। माँ उससे पूछकर सब्जी बनाती थी और कभी कभी उसके पिता के ना होने पर जानवरों की दवाई के लिए आए हुए ग्राहकों को दवाइयाँ वही दे देता था। अगर कभी कभी शिव मेहमान ना हो तो बड़े भाई की जगह मंडी में भाजी बेचने वही चला जाता था। उम्र कच्ची थी 16 की, मगर तजुर्बे और बातें बुजुर्गों जैसी। घर पर उसके अलावा उसके भाई थे, 2 भाई, शिव मोहन, ब्रिज मोहन, और 2 बहनें सपना तथा निशा थी, जिनमें निशा का अपना परिवार हो चुका था और ब्रिज मोहन भी मुंबई कमाने गया हुआ था। जैसा नसीब वालों के साथ होता है वैसा ही उनका भी एक बाप था। गांव में बड़ी इज्जत थी, उनकी बात पत्थर की लकीर होती थी। आखिरी फैसला मुरारी साहब का ही होता था। मुरारी साहब के घर को संभाले ऐसी एक माँ भी थी, सुंदर और सुशील भी। हाँ, पर ये उसकी तीसरी माँ थी, मुरारी साहब की तीसरी बीवी। पर वो माँ तो थी, ये उनके स्नेह में झलकता था। परिवार की दशा ठीक थी पर परिवारजन की नहीं। आज मंडी में आलू का भाव तो मीडिया के भाव से भी नीचे गिर चुका था, तो काम जल्दी निपट गया। वो अपना झोला बोरा उठाकर घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बैठे सब बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं उसी की तरफ देख रही थी और फुसफुसा रही थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसने ध्यान भी नहीं दिया। उसे कुछ भी भनक ना लगी बात क्या है। वो बस पैर दर पैर रखता गया और आगे बढ़ता गया। आज शिव मोहन भी उसे खाना देने नहीं आया था, तो भूख भी लगी थी। रास्ते भर सोच रहा था आज तो शिव मोहन को खरी खोटी सुनाऊंगा, पर सपना वो तो आ जाती थी उसके बदले। सपना को अच्छे से भी सुनाऊंगा, वो तो हमेशा मुझे खाना देने आ जाती थी, तो आज कहाँ चली गई। भूख के मारे पेट चीख रहा है। सपना उसे 2 साल छोटी है, दोस्ती बड़ी अच्छी थी उससे। साथ खेलते, साथ झगड़ते, साथ ही पढ़ते। दोनों अलग अलग कोख से हैं, कभी महसूस होता ही नहीं। अपने में मग्न केशव चला ही जा रहा था ये सोचते हुए कि तभी शिव मोहन की 2 पहिया ठीक उसके सामने आकर रुकी और शिव मोहन जल्दी जल्दी बोलने लगा, आ बैठ जा, जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी बैठ जा जल्दी। केशव को आश्चर्य हुआ और पूछा क्या हुआ। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो देख सकता था कि शिव मोहन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उसके हाथ हैंडल पर कांप रहे थे। फिर बिना दोबारा किसी सवाल के केशव गाड़ी पर बैठ गया। शिव मोहन जितनी तेजी से गाड़ी को दौड़ा सकता था दौड़ा रहा था। केशव रास्ते में सोचता रहा कि आखिर बात क्या है। क्या पापा की दिल की बीमारी की वजह से उनको फिर से दौरा पड़ा? क्या माँ को पीठ में फिर से तकलीफ शुरू हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया? या फिर किसी पड़ोसी ने जमीन के मामले में घर में झगड़ा शुरू कर दिया हो और उसकी नज़र फिर से उसके भाई के हाथ पर पड़ी। कड़ी दोपहर में भी शिव मोहन के रोंगटे खड़े थे। केशव फिर सोचा पूछ ले, पर तब तक वो घर ही पहुंच चुके थे और उसकी हिम्मत भी ना थी दोबारा उससे पूछने की। दोनों गाड़ी से उतरे। शिव मोहन झटके से गाड़ी से उतरता और पास खड़े 2-3 लड़कों के साथ उनकी गाड़ी में चला जाता है। केशव ने देखा उसके पापा खाट पर सिर नीचे झुकाए आंख चुराए बैठे थे और माँ दीवार से लगी खड़ी थी, पल्लू सिर पर ढके रो रही थी। केशव को समझ ना पाया वो, तो उसने अपनी माँ से पूछा आखिर बात क्या है, हुआ क्या है। पर माँ फिर भी चुप रही। फिर वो पापा के पास बोला, पापा आप तो बताइए क्या बात क्या है, आप ऐसे क्यों बैठे हैं। उसके पापा फिर से फपक पड़े। तभी पास खड़ा चाचा का लड़का उसका केशव से बोल पड़ा, दीदी भाग गई। क्या? केशव चौंका। सपना दीदी भाग गई। कौन? केशव के मुंह से ऐसे निकला जैसे वो सुन नहीं सका या फिर उसे समझ नहीं आया। कौन भाग गई? कहाँ भाग गई? ठीक से बताओ। सपना दीदी पंकज के साथ भाग गई। वो बच्चा फिर से बोला। अब तो जैसे केशव सुनकर सुन पड़ गया हो। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे कभी अभी अभी वो मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। पर वो ना हिला ना डुला, बस खंबे की टेक में स्तब्ध खड़ा रहा। शायद वो सोच रहा था कि ये फिर क्यों हो रहा है। दरअसल इससे पहले भी यही घटना सपना से बड़ी निशा के साथ हो चुकी थी और पूरे गांव में बड़ा हंगामा हुआ था। मुरारी लाल की छोकरी मर्द के साथ भाग गई, लोग बात करने लगे थे इस बारे में। बड़ी बुरी दशा है भाई मुरारी लाल की, तो ना बोल सकता है ना रो सकता है। वो तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। लोग थी
लोग छी छी और थू थू कर रहे थे। और तभी उसके चाचा घर से बंदूक लेकर तेजी से केशव के पापा की तरफ चले आ रहे थे और तेजी से चलते हुए वो तेज तेज गालियां भी दे रहे थे। गांव के लोग उन्हें बार बार रोक रहे थे, कुछ गालियां भी बक रहे थे, कुछ उनके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। वो लोग पंकज के माँ बाप को भी गाली दे रहे थे। वो पास आए और बोले, भाई साहब आप रोइए मत, रोने से काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ अभी चलो पंकज के घर और उसके बाप के हलक में नली डाल के उसके पूछेंगे कि साला हरामी बताएगा कहाँ है उसने अपने बेटे को छुपा के रखा है, कहाँ छुपा रखा उसने सपना बेटी को। वो क्रोध से कांप रहे थे। केशव अभी तक ये सब सुन रहा था। उसके पापा कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे, तो उसने गाड़ी को चाबी उठाई और अकेले ही निकल पड़ा। उसकी माँ उसे बार बार चीख कर रोकना चाहती थी, पर रोक ना सकी। जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर समाज नाम का मुखिया उन्हें कह रहा हो, ये मर्दों का काम है, तुम कुछ मत बोलो। और वो निकल गया। उसे पता था कि शायद वो कहाँ जा रहा है। जैसे उसे सब पता हो, उसे सब मालूम हो। ये सब 2 दिन पहले की बात थी। ये सब 2 दिन पहले की बात थी जो उसने दिमाग में फिर से हड़कंप मचा रखी थी। सपना को उसने माँ के मोबाइल में किसी से कहते हुए सुना, तुम जब कहो बहुत दूर चले जाएंगे, सुख से जीवन बिताएंगे। फिर केशव ने उसे चुपके से सारी उसकी बातें सुनी और फिर अचानक से उसके सामने आ गया। वो उसे दोस्त मानता था। सपना उसके लिए सब कुछ थी, उसका परिवार, उसका भाई, उसकी बहन, सब कुछ थे। सपना को इसलिए ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो घर पे सबसे छोटी थी, इसलिए उसने उसे दोस्त की तरह समझाया। देख सपना, ये सब सही नहीं है। सपना, निशा ने जो किया, जो हमारे पापा की इज्जत उतारी, अब क्या तुम भी वही करने जा रही हो? देख सपना, वो उसके करीब आकर और फिर उसके कानों में तेजी से बोलना चाह रहा था और फिर बोला भी, देखो सपना, तुम उसके साथ बस 1 या 2 महीने ही खुश रह पाओगी, उसके बाद तो खुद रोते हुए घर आएगी और तब तक देर हो चुकी होगी। और वो तो अनपढ़ भी है, वो तुझे क्या खुश रखेगा? सपना एक बोली, देख केशव, मेरे सामने पंकज को इधर उधर मत बोल, ठीक है? और मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ जो तू पढ़ाई की बात कर रहा है? 10 भी तो नहीं हुई मेरा, अभी 10वीं भी तो पास नहीं हुई मैं। वो कोई काम करने लगेगा तो हम अपना घर चला लेंगे और मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना काफी है मेरे लिए, ठीक है? केशव ने फिर समझाया, देख सपना, जब तुझे भूख लगेगी तो तू रोटी खाएगी, उसका प्यार नहीं। तुझे तो ये भी पता है कि कैसे जब निशा भागी थी और जब हमने उसे ढूंढ लिया था तो वो लड़का कैसे उसे अकेले छोड़ के भाग गया था। फिर भी क्या तुझे लगता है वो तुझसे प्यार करता है? इतना सुनते ही जैसे सपना अपना आपा खो बैठी। वो बोली, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो निशा के उसके जैसा नहीं है और तुम मुझे मत समझाओ। और तुझे लगता है वो बुरा है? नहीं, तुम लोग बुरे हो, तुम लोग मेरा बुरा चाहते हो। हम बुरे हैं? हम तो तेरे भाई हैं, मैं तेरा भाई हूँ सपना। वो सपना की आंखों में आंखें डालकर केशव ने कहा। सपना तो जैसे बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। वो दांत पीसते हुए बोली, किन भाइयों की बात कर रहा है तू केशव? हाँ, वो जिन्होंने निशा अपनी छोटी बहन की खुशी के बिना 16 साल में उसकी गैर लड़के से शादी कर दी। क्या वो खुश है? तू बता केशव, क्या वो सुखी है? उसे अच्छा लगता होगा जब कोई लड़का रोज उसके बदन को छूता होगा? उसे कैसा लगता होगा? उसे कैसा लगता होगा जब वो उसे उस आदमी के नाम पर मांग भरती है जिसे वो जानती तक नहीं थी? ये शादी नहीं केशव, ये सौदा है। ये सौदा है अपनी बहन की इज्जत से छोटी शान का। अपनी छोटी शान के बदले एक लड़की की जिंदगी भर की जिंदगी। और वैसे भी केशव, तू तो सौतेला है, तू तो मुझसे दूर ही रह। केशव को तो जैसे किसी ने खींचकर मुंह पर तमाचा लगा दिया हो। केशव के आंसू उसकी ठुड्डी को छू गए। उसे अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे सफेद सच मालूम हुआ। सपना ने अभी अभी एहसास दिला दिया कि ये ना उसका त्याग है और ना ही कर्तव्य है, ये सब बस उसकी झूठी शान है। ये जो भी था केशव को सच नहीं लग रहा था। गाड़ी चलाते हुए उसके दिमाग में निशा की सारी बातें याद आ रही थी, उसका रोना याद आ रहा था, कैसे वो अपने शादी के वक्त छटपटा रही थी, कैसे उसके पिता ने उसे थप्पड़ लगाकर गले लगाया था। तब उसने गाड़ी रोकी और तेजी से इधर उधर सपना को ढूंढने लगा। ये आसपास के गांव का एकमात्र बस स्टेशन था।
वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, बसों में झांक रहा था। उसके मन में चल रहा था कि अगर उसे मुझसे पहले चाचा जी ने ढूंढ लिया तो अनर्थ हो जाएगा, उसे गोली मार देंगे। और एकाएक बस को आगे की सीट पर उसे कुछ दिखा। उसे एक लड़की दिखी जो बुर्खा पहने हुई थी। बुर्खा वो लगभग सपना के कद की ही थी। बुर्खे में कोई लड़की, वो भी उसके गांव में। उसके गांव में तो मात्र गिने चुने 2 परिवार हैं मुसलमान के, और उनके घर में कोई बच्ची नहीं थी। उनके घर की तो ये हालत हो ही नहीं सकती। केशव ने तुरंत उसका नकाब हटाया और तभी पीछे की सीट से कोई नीचे उतरकर भाग गया। केशव ने झट से पहचान लिया कि वो पंकज ही था, और नकाब में छोटी रोती हुई सपना, जिसने अपनी 16 साल की उम्र में ही वो कर दिया था जो लोग 35 की उम्र तक भी करते हुए कांपते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर ले आया। सपना चिल्लाती रही, चीखती रही, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना तेरे साथ, मुझे नहीं जाना उस नर्क में, तुम लोग राक्षस हो, केशव तू राक्षस है। उसने उसे गालियां भी दी, उस पर केस करने तक की धमकियां भी दे डाली। केशव को सब मालूम था उसने जो किया, क्या वो त्याग था या फिर उसने अपनी जिंदगी को दांव यूं ही लगा दिया था। पंकज के परिवार वालों ने उसे कई बार जान से मारने की कोशिश भी की, या फिर ये उसका कर्तव्य था कि उसकी बहन का अच्छा चाहना, उसे उसका भविष्य और खुशियां देना उसका कर्तव्य था, जबकि सपना ने उसे राक्षस और सौतेला तक कह दिया था। या ये सब त्याग और कर्तव्य से एकदम परे था, इन सब से बढ़कर